मारूफ बस से उतरती, गांव की जमीन पर पांव रखती, हाथ खोलकर फिजा को अपने अंदर उतार रही थी। चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। उफ! जबकि राफी अब बैग नीचे रखते इसे उकताहट से देख रही थी। मारूफ, खुदा का वास्ता है अब तुझे, चल यहाँ से, आराम करना है हमें। राफिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा था। वो चाहती ही नहीं थी इसके साथ आना। हाँ, तूने तो पैलेस जाना था, आई बड़ी चंगेज खान की औलाद, थक गई है। जबकि मारूफ इसके उकताए लहजे को खातिर में ना लाते हुए बोली थी। अच्छा मेरी बीबी साहिबा, चल, कहाँ लेकर जाएगी मुझे? चल दूंगी, बस ले चल कहीं। राफी ने बाकायदा झुकते इसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। हाँ, किसी डिस्को में जाएं, मारूफ गुनगुनाते हुए बोल रही थी। राफिया की आंखें फैली थी और अब वाकई वो बुरा सा मुंह बनाकर साइड पर खड़ी हो चुकी थी। अच्छा ना बाबा, चल तुझे ले चलूं, बाबा के पुराने दोस्त हैं यहाँ के चौधरी, इनकी हवेली चलो। मारूफ कहती आगे को बढ़ गई थी, जबकि राफी एक गहरा सांस खींचती इसके पीछे चल दी थी। ओह! वो दोनों कच्ची सड़क पर खरामा खरामा चल रही थी जब पीछे से आती जीप ने हॉर्न बजाया, पर वो जीप कुछ ज्यादा ही पास आ चुकी थी, इसलिए वो दोनों हट ना सकी। पीछे मुड़कर देखा तो दोनों की आंखें फैली थी, चेहरे पर खौफ था, जबकि इनके कदमों के पास ही आकर जीप रुकी थी और मारूफ और राफिया के हाथ हवा में बुलंद थे। मारूफ ने हाथ नीचे करते हुए सीने पर रख दिए और अपना सांस हमवार किया, और अब चेहरे पर गुस्सा सजाए वो जीप की तरफ बढ़ी, जबकि राफी इसके तेवर देखती इसके पीछे जा रही थी। आर यू मैड? अगर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती तो क्यों लेकर घूमते हो? सड़क क्या सरकार ने तुम्हें गिफ्ट की है? मारूफ, यार चुप कर। राफी वहां दूसरी सीट पर पड़ी गन को देखकर आंखों में खौफ लिए इसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, जो आज दोनों की जान निकाल कर रहेगी। क्या चुप? अभी एक सेकंड में हम ऊपर अल्लाह जी से मुलाकात कर रहे हो और ये हमारे गुल शरीफ खा रहा होता। मारूफ अब फिर इसकी जानिब देखकर कहा था। तभी इब्तिसाम ने गन उठाई और मारूफ के गले पर रख दी थी। राफी ने हैरत से इसे देखा था। इब्तिसाम अभी अभी दूसरे गांव से वापस आ रहा था। ओ बीबी, अगर तब नहीं पहुंची तो तुम्हारी ये जो जुबान चल रही है कब से पटर पटर, इसकी वजह से जरूर वहां पहुंच जाओगी। इब्तिसाम गन का दबाव बढ़ाते हुए बोला था। और साथ में ये बहन भी जाएगी मुफ्त में, और अगर आप नहीं जाना चाहती अभी तो इन्हें चुप करवाकर साइड पर कर लें। वो अब राफी से बोला था। राफिया सकते के आलम में देख रही थी। फौरन होश में आते ही इसने मारूफ को खींचकर साइड पर किया था। यू तुम होगे बीबी? इडियट इंसान, तमीज नहीं है क्या? जाहिल हो? मारूफ तो खुद को बीबी बुलाए जाने पर ही खासी तप चुकी थी। तभी इसकी जीप के टायर पर पाँव मारती हुई बोली थी। कीप योर टंग शट, इफ अगेन यू सी मी नियर माई जीप और डू इट अगेन, आई विल ब्रेक योर लेग्स एंड शूट यू। वो गुस्से से दबी हुई आवाज में बोला था, जबकि राफी का मुंह खुल गया था इसे यूं फरफर बोलते देखकर, जो शलवार कमीज में मलबूस था। चेहरे पर छाई सुर्खी इसे मजीद दिलकश बना रही थी। मारूफ ने गुस्से से इसकी जानिब देखते हुए कहा, तुम अमीरजादे और क्या कर सकते हो? औरत को डराने के अलावा तुम्हें आता क्या है? हाँ, पर अगर ऐसी नौबत आई ना तो मैं चुप तो हरगिज नहीं बैठूंगी, क्योंकि हर बार जुल्म तो नहीं चलता ना। मारूफ कहती राफी का हाथ पकड़ते आगे को बढ़ गई थी, जबकि राफी अब मातम ही कर सकती थी कि आते ही इसने ये सब क्या कर दिया था, वो भी एक गन वाले आदमी के साथ। इब्तिसाम अपनी मुठ्ठियां बंद करता, गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता जीप में जा बैठा था और फुल स्पीड से जीप आगे को बढ़ा ली थी। आयजा बिस्तर पर बैठी हुई थी। मम्मा, पापा क्यों छोड़ गए आप मुझे इस जालिम दुनिया में? पापा, क्यों किया आखिर आपने ऐसा? काश आप वो गलती ना करते तो आज कम से कम मैं सुकून में तो होती। कैसा इंसाफ है ये अल्लाह पाक, इनकी किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? वो तो चले गए मुझे यूं बेगाना करके छोड़कर, फिर मुझे कैसी सजा मिल रही है? क्या ये कि मैं इनकी बेटी हूँ? पर सिर्फ बेटी ही हूँ तो इसमें क्या नुकसान है मेरा? क्या वो मैंने किया था? अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं लोग, ए अल्लाह, काश काश कब्र में इबादत नमाज के साथ इंसानियत का सवाल भी होता। या मेरे मौला, मेरे आगे बहुत मुसीबतें आनी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह पाक तेरा साथ चाहिए, मुझे साबित कदम रखना। बेशक तूने हमेशा मेरा भरोसा कायम रखा। कि आयजा रोते हुए अल्लाह से फरियाद कर रही थी, बिखरे बालों में उंगलियां फंसाए, आंखों के गिर्द लाल डोरे, मुरझाया हुआ चेहरा। कहीं से भी वो 4 साल पुरानी आयजा नहीं लगती थी जो हंसती मुस्कुराती थी। बेशक अल्लाह बंदों की इतनी ही आजमाइश लेता है जितना कि वो सह सके। आयजा, आयजा, फातिमा आयजा को पुकारती हुई आ रही थी। आयजा ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और वो सिर्फ इन्हें बहने का हक अपने रब के सामने देती थी, जो कम से कम इसकी सुनकर मजाक तो नहीं उड़ाता था।
हाँ फातिमा, आयजा बेड पर बैठी बोली थी। फातिमा कमरे में दाखिल हुई, बेड पर बैठ चुकी थी। आयजा चल, आज हमें शॉपिंग पर जाना है। अम्मी ने कहा है पास ही किसी की बेटी की शादी है, उन्होंने बड़े चाव से बुलाया है तो सबको जाना है, चल चलें शॉपिंग करने। फातिमा तेजी और खुशी से बोली थी, जबकि आयजा की आंखों पर नजर पड़ते ही इसने हैरत से इसे देखा था। आयजा तुम रोई हो? फातिमा इसके हाथ पर हाथ रखकर बोली थी। कुछ नहीं, बस मम्मा की याद आ गई, आयजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम हैं ना आयजा? फातिमा इसके गले लगती हुई बोली थी। चल चलते हैं। फातिमा इसका हाथ थामे बोली थी। व्हाइट फ्रॉक घुटनों से नीचे आती फ्रॉक के साथ इसने टाइट्स पहना हुआ था। मतलब फिर शामत, वो शुरू से ही लाहौर में रही थी तो वहां ऐसा लिबास ही जेब तन करती थी, पर इसके लिबास में कोई खराबी नहीं थी। हिजाब करके वो फातिमा के साथ बाहर आई। दाखिली दरवाजे के बाहर निकलकर इसने गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े जरगाम को देखा तो हलक तक कड़वा हुआ था। जरगाम ने हकारत से इसे देखते दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाई थी और आयजा अंदर ही अंदर सुलगी थी। दिल किया था इसका मुंह नोच ले। जबकि नजर जब इसके कपड़ों पर पड़ी तो पल में इसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी। आंखों में गुस्सा लिए वो भी इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा था। ये क्या पहन रखा है तुमने? जरगाम ने गुस्से से इसे देखते खा जाने वाले अंदाज में पूछा था, जबकि आयजा अब मजीद खुद को मजबूत जाहिर करने में लग पड़ी थी। आयजा ने कोई जवाब ना देते हुए कदम आगे को बढ़ाया और इधर जरगाम ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। वो फिर इसके सर पर धाड़ा था कि फातिमा भी एक पल को खौफ खा गई थी। अच्छा, और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? चले इस बात को तो छोड़ें, किस हक से पूछ रहे हैं आप ये? आयजा भी अब अपने अंदर के डर पर काबू पाते हुए बोली थी। बकवास बंद करो और चेंज करो इसे फौरन। जरगाम ने आंखों में गुस्सा लिए कहा था। नो। जबकि आयजा अब सुकून से बाजू सीने पर बांधे खड़ी थी। आयजा प्लीज यार, देखो प्लीज, ये गाँव है, प्लीज बात मान लो, मेरी ही मान लो प्लीज। फातिमा आयजा के पास आती हल्की आवाज में इसकी मिन्नत करते इसे समझा रही थी। ओके सिट इन द कार, जरगाम ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। आयजा ने शौक के आलम में इसे देखा कि जरगाम चौधरी और वो भी इतनी जल्दी मान जाए, और यही हाल फातिमा का भी था। लेकिन दोनों ही खामोश होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। जरगाम भी ड्राइविंग सीट संभालता ड्राइव करने लग पड़ा था। वाह यार, ये तो बहुत खूबसूरत है, राफी ने हवेली में दाखिल होते ही कहा था। वो खिले हुए बागीचे में मौजूद थे, जहाँ सब दरख्त थे और साथ फूल ही फूल, नीचे घास थी और दरमियान में एक फव्वारा जो काफी पुरानी तर्ज का था। देखा, मैंने कहा था तुझे अच्छा लगेगा, अब बोल, मारूफ ने इतराते हुए कहा था। जबकि राफी अब भी वैसे ही खड़ी थी, इधर उधर देख रही थी। मारूफ वहां से होती अब अंदर की जानिब बने बरामदे में जा रही थी, जबकि राफी वहां ही मौजूद थी। मारूफ, वो देखो तोता कितना खूबसूरत है ना? राफी ने उंगली के इशारे से मारूफ को दिखाना चाहा था, पर जब इसे मारूफ की आवाज सुनाई ना दी तो इसने पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मारूफ वहां मौजूद ना थी। इसे अब थोड़ी घबराहट हो रही थी। इतनी बड़ी हवेली में वो कैसे ढूंढेगी मारूफ को? फंस गए बेटा, अब कैसे मिलेगी मारूफ से? खुद से बुड़बुड़ाती वो बेध्यानी से आगे बढ़ी थी, जब किसी वजूद से टकराकर गिरते गिरते बची। अल्लाह जी, कौन है? राफी ने अपना माथा मसलते हुए कहा था, जबकि रोहान चौधरी ने इसका जायजा लिया था। राफी ने सर उठाकर देखा था, सामने ही वो शॉर्ट में मौजूद था। शायद वो अपनी जॉगिंग और एक्सरसाइज से लौटा था। राफी ने इसे यूं देखते इधर उधर नजरें घुमाई थी। रोहान ने खुद को देखा और फिर अनजान लड़की की जानिब। इसकी हरकत पर रोहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। देखें मिस, अभी रोहान अपनी बात मुकम्मल करता कि राफी फौरन बोल उठी थी। शर्म नहीं आती आपको ऐसे बोलते हुए? आप बहुत हसीनो जमील हैं, जो मैं आपको देखूं। एक कान के नीचे लगाई ना तो दूसरी नहीं मांगनी आपने। राफी हड़बड़ाहट में जो मुंह में आया बोल चुकी थी और रोहान हैरानी के आलम में इसे देख रहा था। इसे तो कुछ समझ नहीं आया था, ये नाजुक लड़की इतनी तेज क्या बोल चुकी है, और वो इससे बिल्कुल गलत समझ चुकी थी और बगैर वो इसके सुने वहां से भागी थी। रोहान पीछे से हैरानी में ही मुस्कुराता वहां से चला गया था। वो लोग शहर के महंगे माल में पहुंच चुके थे। आसपास काफी रश था। आयजा और फातिमा एक दुकान में गई थी। फातिमा अपने लिए कपड़े देख रही थी और आयजा खुद के लिए अपनी मुनासिबत से कपड़े देख रही थी। अभी वो जीन्स देख रही थी कि जब अंदर खड़े दो लड़कों ने इसकी जानिब देखकर कुछ कहा था। अबे यार, यहाँ देखते हैं, बड़ी अच्छी जीन्स आई है, एक लड़के ने आयजा को देखते हुए कहा था। दोनों कोई बिगड़े हुए अमीरजादे लग रहे थे अपने हुलिये से। अचानक वो दोनों लड़के वहां चले आए थे जहां आयशा मौजूद थी। आयजा खामोशी से वहां निकलने लगी थी, जब इनमें से एक लड़के का कंधा आयजा के कंधे से मस हुआ था, और ये इसने जानबूझकर किया था। आयजा ने हाथ बढ़ाकर इस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा था।
فاطمہ شاک کے عالم میں تھی اور وہاں اب لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اے تیری ہمت، تو نے مجھے مارا! تیری تو لڑکا طیش میں آتا وہ عائزہ کی جانب بڑھا تھا۔ خوف سے عائزہ کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ اسے شاید یہاں اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پر یہ ضروری تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکا عائزہ کو کچھ کہتا، جب زرگام نے لڑکے کو گریبان سے پکڑ کے 2 تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی ٹی وی شو نہیں چل رہا۔ سرخ آنکھیں لیے وہ دھاڑا تھا کہ پاس کھڑی عائزہ بھی ہلکے سے کانپ رہی تھی۔ ہمارے گھر کی عزت پر اگر آنکھ رکھنے کی کوشش کی تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو خود کو بھول جائے گا۔ زرگام اسے ایک اور تھپڑ لگاتا جھٹکا دیتا چھوڑ گیا تھا۔ لڑکا تھوڑی دور جا کر فرش پر گرا تھا اور دوسرا لڑکا اسے اٹھاتا وہاں سے بھاگا تھا، لیکن جاتے ہوئے اس لڑکے نے عائزہ کو دیکھ کر بولا تھا، دیکھ لوں گا تجھے، اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ فاطمہ اپنے بھائی کا غصہ دیکھتی فوراً سب چھوڑتی آگے کو بڑھی تھی اور عائزہ کو پکڑ کر جلدی سے شاپ سے نکلی، پھر مال سے ہی نکل چکی تھی، جبکہ زرگام اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے ان کے پیچھے تھا۔ پارکنگ ایریا میں آ کر وہ اونچی آواز میں چلایا تھا، واہ کچھ ہی لوگ تھے! بہت شوق ہے نا خود کو یوں نمائش کا سامان بنانے کا، اس لیے بول رہا تھا کہ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر نکلو، خود دوسروں کو اپنی طرف مائل کر کے یوں ہنگامہ کھڑا کر کے گھر کی عزت بیچنے نکل جاتی ہو۔ سنا تو تھا جیسی ماں ویسی بیٹی، لیکن یہاں تو جیسا باپ ویسی بیٹی۔ زرگام طیش کے عالم میں بولی جا رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ حقارت سے عائزہ کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی تذلیل، اتنی بے عزتی، یہ اپنے آنسو بعد میں بہانا، گاڑی میں بیٹھو اور آج کے بعد یہ کپڑے پہنتی تو مجھے نظر نہ آؤ۔ پر بھائی جان غلطی ان لڑکوں۔ شٹ اپ فاطمہ، اس کے ساتھ رہ کر تم بھی اس جیسی ہوتی جا رہی ہو، آج کے بعد میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں، سمجھ آیا تمہیں؟ فاطمہ کی بات کاٹ کر وہ درشتگی سے بولا، جی بھائی۔ فاطمہ سر جھکائے مایوسی سے بولی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ سڑک پر ڈال چکا تھا۔ عائزہ سارے راستے بنا آواز کے روتی رہی تھی۔ کوئی اس قدر بے عزت کیسے کر سکتا ہے، اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو دے، اس پر جملے کسے، یا میرے خدا میری آزمائش میں میرے ساتھ رہنا، ہر لڑائی میں ثابت قدم رہوں گی، بس میرے ساتھ رہنا میرے اللہ، کبھی مایوس نہ ہونے دینا مجھے، بے شک تو بہتر انصاف کرنے والا ہے اور میں اپنا فیصلہ تجھ پر چھوڑتی ہوں۔ عائزہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ فاطمہ دوسرے کونے میں بیٹھی افسوس سے دیکھ رہی تھی، اگر اب بھائی کے سامنے وہ کچھ کہتی تو پکا اس کی شامت آنی تھی، سو وہ خاموش ہی رہی۔ ماروخ حویلی کے پچھلی جانب بنے حصے میں پہنچ چکی تھی، جہاں اکثر حویلی کے سپوت بندوق چلاتے تھے، وہاں پریکٹس وغیرہ ہوتی تھی۔ ماروخ کی اچانک نظر ایک منظر پر پڑی کہ اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ وہ اس کی جانب فوراً دوڑی تھی اور اونچی آواز میں چلائی تھی، ہے یو! ابتسام بندوق لیے سامنے موجود آدمی کے سر پر سیب رکھے نشانہ لگانے میں مصروف تھا کہ ماروخ کی آواز سے اس کا دھیان بھٹکا تھا۔ سد شکر کہ وہ فائر پہلے کر چکا تھا، جو سیدھا سیب کو چیرتا ہوا گیا تھا۔ اس نے آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ تم؟ ابتسام نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ تم قاتل، جاہل انسان، ابھی مر جاتا وہ۔ ماروخ غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی اور وہ ابتسام اسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ تم واقعی میں جاہل ہو اور اب قاتل بھی بننے جا رہے تھے۔ ماروخ ابتسام کے پاس آتی بول رہی تھی، جبکہ ابتسام سے اب غصہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ محترمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟